नमस्कार दोस्तों, आज की श्रेणी में हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, भाषा सेशन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, ये तीनों है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है, जबकि अनुकरणात्मक विधि है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो हर्बर्ट की पंचपदीय जो परियोजना है उससे असंबंधित कथन कौन सा है? तो दोस्तों, असंबंधित कथन कौन सा है? तो हर्बर्टीय विधि के प्रवर्तक है वो हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी राइट है। और दोस्तों, यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये भी इसमें राइट है। तो इसमें यह विधि बौद्ध स्तर पर, तो ये विधि है स्मृति स्तर पर शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, ये विधि है वो बौद्ध स्तर के लिए उपयोगी, यानी बौद्ध स्तर से संबंधित नहीं है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है, निगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों, निगमन विधि का सिद्धांत बताना है। तो दोस्तों, निगमन विधि का इनमें से कौन सा सिद्धांत है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि का सिद्धांत है, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि का सिद्धांत माना जाता है। अगला है, सहचर्या विधि का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, सहचर्या विधि का आविष्कार किसने किया? तो मारिया मॉन्टेस्री द्वारा सहचर्या विधि का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करना है दोस्तों कि गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और पद्य शिक्षण दे रखा है और इनके लिए कौन कौन सी विधि उपयोगी है, ये हमें मिलान करना है। तो दोस्तों, गद्य शिक्षण यानी गद्य शिक्षण के लिए है वो मौन वाचन उपयोगी है। अब दोस्तों, रचना शिक्षण के लिए संवाद लेखन उपयोगी है। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि उपयोगी है। पद्य शिक्षण के लिए रसास्वादन विधि उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य दिया जाता है? तो दोस्तों, इकाई विधि के चतुर्थ सोपान में बालकों को गृह कार्य दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो दोस्तों, हिकाल खंड योजना पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विभाजन है। अगला है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। अगला है दोस्तों, भाषा सेशन विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाला कथन। तो 3 तो रखते हैं, 1 नहीं रखता, तो उसमें छांटना हमें कौन सा है? तो दोस्तों, इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ व्याकरण की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इससे पहले मैंने प्रथम क्वेश्चन बताया था कि व्याकरण शिक्षण के लिए भाषा सेशन विधि उपयोगी है, तो इसमें राइट है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, ये भी इसमें राइट है। और दोस्तों, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, ये इसमें क्या है? गलत है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, न कि सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन इसी में भाषा सेशन विधि के लिए सही है कि इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता और भाषा के शुद्ध रूपों का प्रयोग सिखाया जाता है? तो वो कौन सी विधि है? भाषा सेशन विधि। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों,
रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम है बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। अगला है, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यसाध्य मानी जाती है? तो व्यसाध्य विधि है वो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, वो व्यसाध्य विधि मानी जाती है, यानी खर्चीली। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है। इसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं से सिखाना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा एलन और ईव द्वारा दी गई, एलन और ईव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का सहमति में यानी सिर हिलाना, अध्यापक की सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना। अगला है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटकों में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो दोस्तों यह हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं हाव भाव, संचालन, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम, ये सभी घटक है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल से संबंधित है। श्रवण, पठन, लेखन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों श्रवण, पठन, लेखन ये सभी है वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों श्रवण, लेखन और पठन किसके अंतर्गत आते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं करवाना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है, उक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? तो दोस्तों इकाई योजना के बारे में कहा गया है। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है, तो इकाई योजना के बारे में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा भी जाता है शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। दृश्य सर्वे। तो दोस्तों सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो दोस्तों सर्वे सामग्री है। अगला है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुण्य मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान आए तो उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता, तो परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टि का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अगला है विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम अक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्यता रखता हो उसे विभेदीकरण कहते हैं। जबकि वेदता है वो परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता हो, तो यह किसमें है? प्रभाव नहीं पड़ता हो तो यह है वस्तुनिष्ठता का उदाहरण। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है। आज के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी का चहुमुखी सर्वांगीण विकास होता है, विद्यार्थी को परीक्षा से भय मुक्त कराना ये भी इसका उद्देश्य है, और निदात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में ये भी मूल्यांकन है वो साई के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC। दोस्तों विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति, इसमें ये 4 नंबर ऑप्शन है वो इसकी विशेषता नहीं है। जबकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति से क्या किया जाता है? मुक्त किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों मूल्यांकन शिक्षण आयाम ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।